सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलस्का के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। तो दोस्तों घोंगा जो है ये अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। दोस्तों घोंगे की बात करें तो घोंगा अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। लिंग परिवर्तन के माध्यम से घोंगे नर के रूप में प्रजनन एवं मादा के रूप में अपने संतानों का रखरखाव करते हैं। लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया में नर अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है तथा मादा अंग विकसित होते होते विलुप्त हो जाता है। घोंगे पल्मोनाटा संघ से संबंधित प्राणी है, जिससे पल्मोनाटा संघ से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो दोस्तों कुछ जंतु जैसे घोंगे जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह व्यक्त करता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता क्योंकि घोंगे कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। वे सभी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। क्या करते हैं, वे सभी संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, इसी वजह से घोंगे कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो घोंगा इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों घोंगा प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, जबकि शार्क, सर्प और सैल्मन मछली में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता। तो घोंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोंगा लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंगे में घोंगा अपना लिंग बदल सकता है। घोंगा जो है मोलस्का संघ का जंतु है। तितली, गौरैया, सलप, मात में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। तो घोंगा ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एंटीडोन जो है ये चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन जो है ये मोलस्का संघ से संबंधित है। दोस्तों मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन इनके उदाहरण है, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मिटा संघ का प्राणी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। तो घोंगा जो है दोस्तों ये मोलस्क परिवार से संबंधित क्या है, जीव है। दोस्तों घोंगा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंगा की एक खोल होती है। किसकी, घोंगा की। बात करें जीव और संघ की तो केचुआ जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है ये होता है नीला। कैसा होता है, नीला होता है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। हिमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, हिमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो दोस्तों स्नेल जो है ये अपना लिंग बदल सकता है। कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लोनफिश, रेसेस, मोरे इल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। कौन सा, स्नेल वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्णसीपी क्या है। दोस्तों एक कर्णसीपी जो है एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। एक कर्णसीपी क्या है, एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है, ये आपको याद रखना है। एक कर्णसीपी एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। घोंगा, सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिनी इत्यादि मोलस्का संघ के प्राणी हैं। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन मेलकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलकोलॉजी कहा जाता है मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य जो है ये मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है।
तथा इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो स्टार फिश, समुद्री आर्चिन, जेली फिश, कैटल फिश, ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो दोस्तों मालपिघियन नलिकाएं जो है, मालपिघियन नलिकाएं जो है, ये तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। दोस्तों तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है मालपिघियन नलिकाएं। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मालपिघियन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो है पूर्णतः समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेट सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज या डिस्क जैसे होता है। संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निमेटोडा के जंतु समुद्री, स्वच्छ जलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? तो इकाइनोडर्मेटा जो है दोस्तों ये पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। जल संवहन प्रणाली डैश में पाई जाती है? दोस्तों जल संवहन प्रणाली जो है ये समुद्री खीरे में पाई जाती है। किसमें? समुद्री खीरे में। दोस्तों जल संवहन प्रणाली समुद्री खीरे में पाई जाती है, जो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। इसी के माध्यम से ये श्वसन, गमन आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। देखते हैं अगला। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? दोस्तों स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। किससे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, जिनका शरीर कैसा होता है? कांटेदार होता है। इनके शरीर में जल प्रभावी संस्थान होता है। इन एक लंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं 5 या अधिक बाहुओं में विभाजित रहता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। तारा मछली, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर इस संघ के प्रमुख प्राणी है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के सारे क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? दोस्तों कशेरुकी वर्ग का नहीं है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा जो है ये कशेरुकी वर्ग का नहीं है। दोस्तों पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी जगत के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। दोस्तों कॉर्डेटा जो है ये सबसे बड़ा उप समुदाय है किसका? कशेरुकी प्राणी जगत का। इसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित है। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि क्या है? शामिल है। जबकि एनेलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं एवं त्रिकोरिक होते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एनेलिडा के जंतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी की विशेषता नहीं है व्यासी सममिति। व्यासी सममिति जो है ये कशेरुकी की विशेषता नहीं है। दोस्तों पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागी सममिति आदि जो है कशेरुकी की विशेषताएं होती है। कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। व्यासी सममिति रेडियल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या कि कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। और व्यासी सममिति जो है रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी नहीं है कौन सा जीव? तो ये है दोस्तों केचुआ। केचुआ जो है कशेरुकी जीव नहीं है। कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड मतलब रीढ़ होती है, तथा इसके अलावा अन्य अस्थियां और उपास्थियां होती है, जो कि मिलकर अंतः कंकाल बनाती है। इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेंढक, मानव इत्यादि कशेरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है जो कि एनेलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कॉर्डेटा क्या होते हैं? दोस्तों सभी रज्जुकी जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। में पृष्ठी तंत्रिका नाल होती है, सत्य कथन है। सुलोमेर होते हैं, सत्य है। मेरुदंड होता है, सत्य है। कॉर्डेटा में ये डिप्लोब्लास्टिक में होते हैं दोस्तों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, देखते हैं। रज्जु की कॉर्डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं। क्या? पृष्ठवत नलिकाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड, ग्रसनीय क्लोम दरारें, और सभी कशेरुकी जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी की विशेषता नहीं है, वे असममित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है,
इनमें एक पृष्ठरज्जु का निर्माण होता है, ये भी सत्य है, और ये सीलोमेट होते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठरज्जु, पृष्ठखोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति कोशिका भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इसमें गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों उभयचर एम्फीबिया के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों उभयचर के हृदय में। उभयचरों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन क्लोम, त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। क्या होता है इनमें? श्वसन क्लोम, त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो मेंढक, टोड, सैलामेंडर जो है ये उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये उभयचर प्राणी है। दोस्तों निम्न में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो उभयचर का प्राणी जो है, उभयचर जीव का हृदय जो होता है दोस्तों, ये 3 कक्षों वाला होता है। सामान्यतः उभयचरों एवं सरीसृपों के हृदय 3 कक्ष वाले होते हैं। इसमें 2 आलिंद होता है, 1 निलय होता है। जैसे मेंढक, गिरगिट, छिपकली, कछुआ, ये सब क्या है? उभयचर प्राणी है। पक्षियों एवं स्तनधारियों का हृदय 4 कक्ष वाला होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं? 2 निलय होते हैं। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, मनुष्य, हैगफिश, ये सभी क्या है? ये स्तनधारी है। ठीक है, और ठीक है याद रखोगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इक्थियोफिस बेडडोमी। कौन सा? इक्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों इक्थियोफिस बेडडोमी जो है ये पादहीन उभयचर से संबंधित है। किससे? पादहीन उभयचर से। दोस्तों इक्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर है जो तैर सकता है। यह पादहीन उभयचर वर्ग से संबंधित है। यह इक्थियोफिडे परिवार से सिसिलियन की एक प्रजाति है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों पर व्यापक रूप से पाई जाती है। इसे पीले धारीदार सिसिलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? तो दोस्तों 3 कोष्ठी हृदय किसमें होता है? तो मेंढक जो है उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, मेंढक में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है? नीले होता है। यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है। अर्थात उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद स्वरूप मगरमच्छों का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? मगरमच्छ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। दोस्तों मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। इससे आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा से। दोस्तों मेंढक उभयचर प्राणी होता है, जिस कारण उसमें 3 तरह की श्वसन प्रणाली पाई जाती है। एक फेफड़ों द्वारा, दूसरा त्वचा द्वारा और तीसरा होता है मुखग्रसनी श्वसन। उभयचर होने के कारण मेंढक अधिकांश समय पानी में रहता है तथा इस दौरान त्वचा केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। मेंढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। दोस्तों 3 कक्षीय वाला हृदय वाला जीव कौन सा है? तो सैलामेंडर जो है दोस्तों ये 3 कक्षीय हृदय वाला जीव है। 3 कक्षीय हृदय वाला जीव सैलामेंडर होता है। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है। इनमें 2 परिकोष्ठ तथा 1 निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजिनेटेड को मिलाने का ध्यान रखा जाता है। यह दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये है टोड। टोड जो है ये उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों टोड जंतु जो है उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों में रहते हैं। इनके हृदय 3 कोष्ठी होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है और एक क्या होता है? नीले होता है। ये असमतापी जीव होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। किसको? हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें कुछ प्रजातियां पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंगों को परिवर्तित करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों राना टिग्रीना जो है ये एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। किसका? एशियाई मेंढक का। बात करें जंतु और उसके वैज्ञानिक नाम की दोस्तों, तो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस ल्यूपस। क्या है? केनिस ल्यूपस। एशियाई मेंढक का राना टिग्रीना। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। तेंदुए का पैंथरा पॉड्स। क्या है? पैंथरा पॉड्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन,
उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है दोस्तों। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में तीन कक्षी हृदय होता है। कौन सा हृदय? तीन कक्षी हृदय होता है उभयचर और सरीसृपों में। उभयचर और सरीसृपों में तीन कक्षी हृदय पाया जाता है, जिसमें दो आलिंद तथा एक निलय होता है। मछलियां मत्स्य वर्ग में दो कक्षी हृदय, एक आलिंद और एक निलय होता है। इसी प्रकार मगरमच्छ, सरीसृप, पक्षियों एवं स्तनधारियों में चार कक्षी हृदय, जिसमें दो आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में तीन कक्षी हृदय होता है दोस्तों। उभयचरों में क्या होता है? तीन कक्षी हृदय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयचर में डैश दोस्तों, उभयचर में जो होता है क्या होता है? बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्ग के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों में रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु है। इस वर्ग में 3000 प्रजातियां पाई जाती है। इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं होते, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथि में होने के कारण चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो उभयचर में दोस्तों इनमें सल्कों की कमी होती है और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। दोस्तों गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा श्वसन जो होता है ये होता है उभयचर के प्राणियों में। किसमें? उभयचर के प्राणियों में। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियत तापी जंतु होते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती है। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? तो दोस्तों मगरमच्छ जो है ये उभयचर नहीं है। कौन सा? मगरमच्छ। दोस्तों हाइला, दादुर और सैलामेंडर जो है प्रोटियस तथा नेक्टुरस आदि उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, परंतु कुछ जातियां पानी में भी रहती है। ये सभी आपको याद रखना है। सरीसृप के सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? तो दोस्तों कौन सा कारक है जो कुछ सरीसृपों के विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? तो वो है दोस्तों ताप। तापमान जो है दोस्तों ये सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों कुछ सरीसृपों में तापमान विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है। इसे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण सरीसृप के रूप में जाना जाता है। कछुओं में उच्च तापमान पर अंडे सेने से मादा, जबकि कम तापमान पर अंडे सेने से नर निकलते हैं। किसमें? कछुओं में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो तापमान जो है दोस्तों ये कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों सरीसृपों और मछलियों की कई प्रजातियां भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। तापमान अब तक की सबसे आम पर्यावरणीय विशेषता है जो सरीसृपों की कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो दोस्तों सरीसृप वर्ग में जो है तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती है, जिनमें कुछ में यह तापमान के द्वारा होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी को रेप्टाइल्स भी कहते हैं। इसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली सभी आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो दोस्तों सरीसृपों में संतति का लिंग जो है वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उस पर निर्धारित होता है। किस पर? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उससे निर्धारित होता है सरीसृपों में संतति का लिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं या होता है? दोस्तों मगरमच्छों के दिल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है, मतलब सरीसृप वर्ग का जंतु है हमारा कौन सा? मगरमच्छ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सरीसृप जो है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। ठीक है, जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता वे अकशेरुकी कहलाते हैं। अकशेरुकी में अरेक्निड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा आदि शामिल है। और जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इस श्रेणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल है। ठीक है, रेंग कर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों को हम सरीसृप कहते हैं। सरीसृप किसे कहते हैं? जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, ये क्या है? सरीसृप जीव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? दोस्तों मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरण हैं। कौन कौन से? अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। कौन कौन से हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वर्णक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मच्छर का जीवन चक्र सामान्यतः 21 दिन का होता है।
24 घंटे में अंडा विकसित होकर लार्वा बनता है। यह 4-5 दिन में प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद में यह पूर्णतः वयस्क मच्छर बन जाता है। अतः सही क्रम क्या है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर क्या हो जाएगा? पूर्णक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग सरीसृप में क्या होता है दोस्तों? वर्ग सरीसृप में जो है सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। किसमें? वर्ग सरीसृप में। किसमें? वर्ग सरीसृप में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। दोस्तों रेप्टिलिया वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं। ये अनियत तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड जंतु है। इनकी त्वचा में एपिडर्मल संघी सल्क पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। इनकी त्वचा रूखी होती है क्योंकि इसमें ग्रंथियां नहीं होती इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो दोस्तों ये होती है सरीसृप वर्ग की जानवरों की त्वचा। किसके? सरीसृप वर्ग के। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। दोस्तों अधिकांश सरीसृपों में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। कितना कक्षीय? 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है अधिकांश सरीसृपों में। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों अंडे देने वाले प्राणी जो है ये अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं, अंडे देने वाले प्राणी। दोस्तों अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुआ तथा अजगर आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो दोस्तों अंडे देने वाले जानवरों को जो है अंडज जानवर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? तो हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग छोटी कॉड मछली को, गोसलिंग हंस का बच्चा और फिंगरलिंग जो है छोटी मछली को कहते हैं। किसको? कोडलिंग किसको बोलते हैं? छोटी कॉड मछली को। गोसलिंग बोलते हैं हंस का बच्चा और फिंगरलिंग किसे बोलते हैं? तो छोटी मछली को हम बोलते हैं फिंगरलिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों टोड जो है ये सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। कछुआ, मगरमच्छ और सर्प जो है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप मानवीय जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। टोड सामान्यतः मेंढक की तरह ही होते हैं तथा ये उभयचर जंतु होते हैं। कौन? टोड। टोड क्या है? उभयचर जंतु है। ठीक है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पक्षी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? दोस्तों शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप 170 mm इंटू 130 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। इसके अंडे की माप सामान्यतः 170 mm से 130 mm होती है। यह पक्षी कंकर पत्थर भी खाता है। दांत न होने के कारण यह अपना खाना निगल जाता है। जब भोजन गिजाड़ दूसरे पेट तक पहुंचता है तो गिजाड़ में मौजूद पत्थर इसे पीसने में मदद करता है। एमू ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ये आपको याद रखना है। एमू जो है ये ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो दोस्तों यूरिक अम्ल जो है ये पक्षियों का उत्सर्जी उत्पाद है। कौन सा? यूरिक अम्ल। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। मनुष्यों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है और मछलियों तथा गाय अमोनिया का उत्सर्जन करती है, ये आपको याद रखना है। मतलब मछलियों और गायों का अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? उत्सर्जी उत्पाद ये अमोनिया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो दोस्तों हमिंग बर्ड जो है ये पीछे की ओर उड़ सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ होता है जो इसे अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? दोस्तों बाज की चाल जो है ये होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। पेरेग्रिन फॉल्कन बाज ऊपर उड़ता है तथा जब काफी ऊंचाई से नीचे अपने शिकार की तरफ गोता लगाता है तब उसकी चाल सर्वाधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग होती है। हालांकि बराबर ऊंचाई पर 36 चाल लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवीज में शामिल है। तो दोस्तों एवीज में पक्षी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवीज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है। इनके त्वचा पर कोमल पंखों का आवरण होता है। उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में रूपांतर पक्षियों के 2 लक्षण हैं और ये कैसे होते हैं? ये समतापी होते हैं अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं, उनसे पक्षी वर्ग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षी वर्ग में डैश होती है। दोस्तों पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षी समतापी प्राणी है। दोस्तों इनके शरीर पर पंख तथा ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। इनका हृदय 4 कक्षी होता है तथा एक जोड़ी पैर भी होते हैं इनमें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा अंडा जो होता है ये होता है हमिंग बर्ड का। किसका? हमिंग बर्ड का। देखते हैं अगला। इनमें से कौन सी वायु से भारी शारीरिक गुहा है? तो वायु से भारी शारीरिक गुहा है दोस्तों हमारा साइनस। साइनस जो है ये वायु से भारी शारीरिक गुहा है। ठीक है, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है?
तो दोस्तों यह इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ये क्या है, इसकी विशेषता है। क्या है इसके बारे में विशेष क्या है कि इसकी जो चोंच होती है ना, इसके शरीर से कैसी होती है, लंबी होती है। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड प्रजाति की एक पक्षी है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला में पाई जाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी चोंच जो होती है इसके शरीर से कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, निम्न में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव जो है दोस्तों ये है कीवी। कीवी जो है ये रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव है। दोस्तों कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट पाई जाती है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों में डैश होता है दोस्तों, पक्षियों में होता है 4 कक्षीय हृदय। कितना कक्षीय हृदय होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में। उड़ने वाले पक्षियों को कॉर्डेटा संघ के एविस वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है। इनकी लगभग 9000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है और इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है और पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो दोस्तों पक्षी वर्ग के प्राणियों का वर्ग कैसा होता है, रक्त कैसा होता है, गर्म होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापमान क्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन? पक्षी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है दोस्तों ये गर्म रक्त वाले होते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः शुतुरमुर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो दोस्तों कबूतर जो है ये गर्म रक्त वाला होता है। ठीक है, ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, कई अन्य रेप्टाइल हो गया। इस प्रकार के जीवों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह कम खाने पर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों गर्म खून वाले जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते। उदाहरण की बात करें तो इंसान, भालू, शेर, कबूतर एवं अन्य स्तनधारी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? तो दोस्तों कोयल जो है ये आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो दोस्तों कोयल जो है आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्तनधारी के सारे क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों स्तनधारियों के हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इस वर्ग के जंतु उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है? दोस्तों स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी है दोस्तों प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है ये अंडा देने वाला स्तनपायी है। प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है। जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों स्तनधारियों से संबंधित जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। नहीं, इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों स्तनधारी की यदि बात करें तो स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है। इनकी मुख्य विशेषताएं होती है क्या क्या? स्तनधारी जंतुओं में 4 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर में बाल होते हैं। स्तनधारी नियत ताप प्राणी होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एक्रेना। कौन सा? प्लेटिपस और एक्रेना इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो मार्सुपियल्स का उदाहरण है दोस्तों कंगारू। कंगारू जो है ये मार्सुपियल्स का उदाहरण है। कंगारू शिशुधानी मार्सुपियल्स उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है, जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है कंगारू के शिशु को। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों? एक कुबड़ वाले ऊंट को हम बोलते हैं ड्रोमडेरी। क्या बोलते हैं? ड्रोमडेरी बोलते हैं एक कुबड़ वाले ऊंट को। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यह रेतीले तपते मैदान में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है,
सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं दोस्तों? सील मछली द्वारा किए गए आवाज को हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं सील मछली द्वारा किए गए आवाज को। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। ग्राउल भालू द्वारा निकाली गई आवाज को कहते हैं, ग्राउल जो है किसे कहते हैं? तो भालू के द्वारा निकाली गई आवाज को हम क्या बोलते हैं? ग्राउल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा स्तनपाई जो है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनपाई है। सबसे बड़ा स्तनपाई ब्लू व्हेल है। भूमि पर विचरण वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। और सबसे ऊंचा जानवर जो होता है वो होता है क्या? जिराफ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉल्फिन के समूह को हम बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं डॉल्फिन के समूह को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेमर क्या है? तो दोस्तों लेमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लेमर क्या है? तो लेमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लेमर प्राइमेट समूह का सदस्य है जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लेमर की 101 प्रजातियों में से 80% विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीवी पारा क्या है? तो दोस्तों वीवी पारा जो है धमनियां जो जिंदा पैदा होती है यही क्या है? वीवी पारा है। वह धमनियां जो जिंदा पैदा होती है क्या कहलाती है? वीवी पारा कहलाती है। दोस्तों वीवी पारा जरायुज जंतु कशेरुकी वर्ग के सदस्य होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। इनमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित होता है जैसे कि लंग्स, हृदय, धमनी और सीरा। ठीक है, इनमें से कौन सा इस समूह से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों रैबिट जो है इस समूह से संबद्ध नहीं है। पांडा ग्लोबल, अवास्ट और कैस्पर्सकी ये जो है समूह से संबंधित है। रैबिट क्या है? अलग है। दोस्तों रैबिट खरगोश लेपोरिडी परिवार का एक छोटा स्तनपाई है जो विश्व के अनेक स्थानों में पाया जाता है। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों में समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो खरगोश से ही प्राप्त होता है। पांडा ग्लोबल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पेशेवर ESOPS संगठन है। अवास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। और कैस्पर्सकी एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कंपनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनपाइयों में क्या होता है दोस्तों? स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तनपाई प्राणी जगत का एक समूह है जिसकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां बालों के साथ एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, 4 वेसमी होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथन को पूरा करें। एकमदकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में होता है। दोस्तों एकमदकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में जो है एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है एकमदकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में। दोस्तों एकमदकालिक सजीव में प्रजनन अवस्था वर्ष में केवल एक बार होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मेंढक इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है दोस्तों स्तनधारी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो कंगारू जो है दोस्तों ये बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये सभ्य जगत के सामने आए। कंगारू स्तनधारियों के शिशुधानी भाग के जीव है जिनकी विशेषता उनके शरीर की थैली में रहना है। क्या है इनकी विशेषता? शरीर की थैली में रहना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है। तो दोस्तों उड़न लोमड़ी जो है ये एक चमगादड़ है। क्या है? एक चमगादड़ है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है जिसका सर लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। इसके शरीर में 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका शरीर कैसा होता है? 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है एवं बाल कैसे होते हैं? काले होते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सांप जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। हिरण, गाय तथा हाथी तीनों संघ कॉर्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप जो है संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग में रखा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस जो है दोस्तों ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। हार्बर पोर्पोइस शर्मीले दुष्प्राप्य समुद्री स्तनपाई जानवर है। हार्बर पोर्पोइस उत्तरी गोलार्ध में शांत तटवर्ती पानी में रहते हैं। ये ज्यादातर ऊपरी भाग में ही रहते हैं। हर 25 सेकंड में हार्बर पोर्पोइस विशेष प्रकार की आवाज निकालकर छींक मारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने हार्बर पोर्पोइस को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में असुरक्षित जानवरों की सूची में रखा है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है? तो हाथी, भालू, गेंडा जो है ये स्तनधारी जाति के जीव है। किसके? स्तनधारी। हाथी, भालू और गेंडा ये सभी स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करता है और अपना दूध पिलाता है। ये प्राणी कशेरुकी तथा नियत तापी होते हैं। कैसे होते हैं? कशेरुकी तथा नियत तापी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्न में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? दोस्तों छिपकली जो है इसके वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। छिपकली किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है, चूहा, बिल्ली तथा सुअर स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि छिपकली जो है सरीसृप वर्ग में आती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो दोस्तों डॉल्फिन जो है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है भारत का? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। मतलब नेत्र मतलब इसके नेत्र नहीं है, किसके? डॉल्फिन के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर है चीता। कौन सा? चीता। जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। यह एक छलांग में 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मत्स्य के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। दोस्तों मछलियों के में रक्त परिसंचरण के संबंध में जो गलत कथन है वो है दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। यही कथन क्या है? गलत कथन है। दोस्तों मछलियों में रक्त प्रवाह के लिए एक एकल सर्किट होता है और एक दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें केवल एक आलिंद और एक क्या होता है? नीले होता है। एट्रियम रक्त एकत्र करता है जो शरीर से वापस आ गया है, और वेंट्रिकल रक्त को गड़फड़ों में पंप करता है जहां गैस विनिमय होता है और रक्त फिर से ऑक्सीजन युक्त होता है। इसे गिल परिसंचरण कहते हैं, अर्थात दो कक्षीय हृदय में एकल परिसंचरण होता है, ना कि दोहरा परिसंचरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो मत्स्य वर्ग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य वर्ग के प्राणियों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के प्रमुख प्राणियों में कैटफिश, गोल्डफिश, व्हेल, शार्क आदि जलीय प्राणी आते हैं। ठीक है, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो अमोनिया के रूप में करती है दोस्तों मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन। ठीक है, जलीय प्राणी मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी अर्धघन के रूप में मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी, और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट डैश। दोस्तों ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा की सांस लेने वाली जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है। अधिकांश मछलियों के सिर के दोनों ओर गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र या तेज होती है? तो दोस्तों मछली की श्वसन दर जो होती है ये सबसे तीव्र या तेज होती है। ठीक है, जीवों के नाम और श्वसन दर की बात करें तो मनुष्य में श्वसन दर होती है 12 से 20, हाथी में होती है 2 से 8, कबूतर में होती है 20 से 25 प्रति मिनट। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मत्स्य वर्ग पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्न विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? दोस्तों ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, यही उनकी विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य वर्ग के जंतु में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी? धारा रेखीय शरीर, हृदय में 2 प्रकोष्ठ, श्वसन हेतु गलफड़े या गिल्स, अंतःकंकाल उपस्थित होता है, त्वचा सल्कों से ढकी हुई होती है, और ये कैसे होते हैं? असमतापी मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? तो दोस्तों उपास्थि युक्त मछली जो है ये है सार्क। सार्क जो है उपास्थि युक्त मछली है। सार्क एक उपास्थि युक्त मछली है जिसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है। इन्हें कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग में रखा गया है। किसमें? कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग में रखा गया है। इसमें सार्क, सॉफिस, रेस, चितिगा, रीगल, वेल शार्क आदि मछलियां आती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जिसमें एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? नीले होता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनके हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। इनमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता। ठीक है, एकल परिसंचरण होता है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है स्यूडोसिलोम की उपस्थिति। किसकी? स्यूडोसिलोम की उपस्थिति जो है ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। मत्स्य वर्ग की विशेषता है इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम गलफड़े पाए जाते हैं जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती है। इनमें कंकाल हड्डी उपास्थि का बना होता है। ये रियाइटन, ये जो है इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है, मत्स्य वर्ग की। दिए गए विकल्पों में से निम्न कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। डैश एक सही मछली है। तो दोस्तों डॉग फिश जो है एक सही मछली है। ठीक है, कैटल फिश जो है दोस्तों ये मोलस्का संघ से संबंधित है। आरेलिया या जेलीफिश निडेरिया,
कुत्ता मछली या डॉग फिश संघ कार्डेटा वर्ग कांड्रिकिथिस से संबंधित है। सांप जो है संघ कार्डेटा वर्ग सरीसृप से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो दोस्तों डॉग फिश जो है ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। डॉग फिश को स्काइलियोडॉन भी कहते हैं। यह कॉर्डेटा संघ के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि जेली फिश निडेरिया संघ के अंतर्गत, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत तथा स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो दोस्तों 2 कक्ष किसमें होते हैं? तो ये होते हैं रोहू मछली में। मछली में किसमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो रोहू मछली में 2 चेम्बर या कक्ष होते हैं। किसमें? रोहू मछली में। रोहू मछली में 2 चेम्बर या कक्ष होते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित तथा नौकाकार होता है। पादों के स्थान पर जोड़ीदार फिन्स तैरने के लिए होते हैं। श्वसन कुलोमों द्वारा होता है। इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बाह्य कर्णों का अभाव पाया जाता है। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियां असंतापी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो दोस्तों समुद्री घोड़ा जो है ये बाकी तीनों से क्या है? भिन्न है। मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़े को मत्स्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? दोस्तों सबसे जहरीली मछली जो है ये है पफ्फर मछली। कौन सी मछली? पफ्फर मछली जो है ये सबसे जहरीली मछली होती है। तो पफ्फर मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।